It's brought to you by allaboutmkim.org, the MKIM's knowledge base. प्रेसिडेंट साहब किसी की बात सुन नहीं रहे, सुन रहे हैं और फिर उस पर अमल किस तरह करेंगे। देखें, इस मामले पे हमने ये प्रेसिडेंट साहब पर बिल्कुल फैसला छोड़ा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो मजलिस आमला या जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, सबसे पहले वो इस पर कोई अपनी वाज़े पोजीशन को स्टेट करें। हम कोलिशन पार्टनर की हैसियत से जो आइन और कानून में जो चीज लाजमी है उसके ऊपर तो अमल होना चाहिए, और जहां हाई मॉरल ग्राउंड की बात आती है वो फिर किसी पार्टी का और किसी रहनुमा का अपना फैसला। एक चीज आपसे पूछना चाहूंगा, हाई मॉरल ग्राउंड इशरतुल अबाद साहब को भी इस्तिस्ना हासिल है। NRO के जो केसेस थे उसमें दो ही शख्सियात हैं इस्तिस्ना वाली, एक सदर पाकिस्तान और दूसरे गवर्नर सिंध। आपको लगता नहीं है कि वहां पे उनको अपना इस्तिस्ना? डॉक्टर इशरतुल अबाद पर तो NRO कि उसमें कोई केस उनके ऊपर है ही नहीं। डॉक्टर जो फहरिस्त हमारे सामने आई थी उसमें इस्तिस्ना वाला केस उनका बिल्कुल वो तस्हीह हुई है और उसमें डॉक्टर इशरतुल अबाद का नाम है ही नहीं, उसमें उनका नाम शामिल नहीं है, बिल्कुल है ही नहीं। और जिन मिनिस्टर्स के नाम है NRO वाली फहरिस्त में, उनका क्या किया जाना चाहिए? देखिए, वो भी उन पार्टियों का, उन वुज़रा का और उनका जो है वो फैसला है कि वो इस पर क्या फैसला करते हैं। डॉक्टर साहब, जब हम असूल की सियासत की और कुछ असूलों की और प्रिंसिपल्स की बात करते हैं, पाकिस्तानी सियासत में शफाफ निज़ाम लाने की बात करते हैं, तो ऐसा नहीं लगता कि हमें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है? ऐसा नहीं हो सकता। हमारे एंकर्स कहें, मीडिया कहे, तबसरा निगार कहें, चट भी मेरी पट भी मेरी, ऐसा हो नहीं सकता। एक तरफ आप प्रेसिडेंट साहब के लिए हाई मॉरल ग्राउंड ये कहते हैं कि वो सदर रहते हुए भी जो है वो चले जाएं कोर्ट में, वुज़रा के लिए कहते हैं कि वो इस्तीफा दे के कोर्ट में जाएं। तो वुज़रा तो सारे के सारे कोर्टों में जा रहे हैं। सदर को तो इस्तिस्ना है, इसलिए हम कह रहे हैं कि इस्तिस्ना छोड़ के कोर्ट में जाए। तो उनके लिए आप उस स्टेज पे बात करें, अपना इशू एड्रेस करें। यहाँ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आता है। लाइक मैं आपको मिसाल दे सकता हूँ। नहीं, लेकिन फिर सदर पाकिस्तान के इस सदर तो वुज़रा से भी जो है वो आईनी तौर पर जो है वो उसका मकाम ज्यादा बड़ा होता है। डॉक्टर फारूक तो आज अगर वो इस इस्तिस्ना को छोड़ देगा तो कल कहेंगे कि आप सदारत से भी इस्तीफा। डॉक्टर फारूक सत्तार साहब, लेकिन एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है, आप मेरे से ज्यादा उससे वाकिफ हैं, बहुत से प्रोग्राम में आप उसकी खुद वजाहत फरमा चुके। लॉ मिनिस्टर और इंटीरियर मिनिस्टर, जिसके नीचे अदालती निज़ाम भी है, लॉ इन्फोर्समेंट भी है, दोनों के खिलाफ अगर केसेस होते हैं। हमने जो हलफ उठाया वो आइन और कानून की पासदारी का उठाया है, ठीक है। और अवाम की अदालतों को हम एक अरसे से फेस करते हैं, जेलों में भी फेस किया, जो मुकदमे थे उनको भी अदालतों में फेस किया, आज भी उन मुकदमों को हम अदालतों में फेस कर रहे हैं। हमारे लिए तो ये NRO बिला वजह एक वबाल जान बना, हादसाती तौर पर सामने आया। जो उस वक्त का एक जुडिशियल रिव्यू बोर्ड था, उसने हम नहीं गए, हमारी कोई दरखास्त नहीं है। जो हमारे 10% केसेस रह गए थे, 90% तो हमने अदालतों से भुगताए थे, वो 10% जुडिशियल रिव्यू बोर्ड ने लेके खत्म कर दिए, वो आज दोबारा आ गए। सो हम उसी तरह, अल्ताफ भाई मैं सीनियर वजीर था और मैंने सीनियर वजीर की हैसियत से अदालत में जाकर, उस वक्त कभी मुझसे सवाल नहीं होता था हाई मॉरल ग्राउंड का, लेकिन मैंने अदालतों में जाकर देखिए, अब ये तो अल्ताफ भाई के भी, मैं एक आपको और बहुत अहम बात होता है, क्या कहेंगे? लेकिन हम तो अदालतों की इंटेग्रिटी पर भी खुदा ना खास्ता शक करेंगे। क्या उनकी नजर में एक वजीर, उनकी नजर में कोई भी एक हुकूमती पोजीशन रखने वाला शख्स और एक आम शहरी जो कि मुल्जिम है, किसी मुकदमे में जो है वो मतलूब है, और कानून और आइन जो है वो बड़े वाज़े तौर पर उसकी अदालती कार्रवाई का एक तरीक़ेकार ले डाउन करते हैं, तो क्या वो वजीरों को बुलाएंगे? तो क्या वजीरों को अलग ट्रीट करेंगी हमारी अदालतें और एक आम शहरी को अलग ट्रीट करेंगी? दोनों बराबर है। तो जब हम कहते हैं कि अदलिया गैर जानिबदार हैं, आज़ाद हैं और वो असर्ट कर रही हैं, जिस पर हम बड़ी मुसरत का इजहार भी करते हैं, तसल्ली का भी इजहार करते हैं, तो मेरे ख्याल में हमें फिर अदालतों पर छोड़ना चाहिए कि वो वुज़रा को बुलाएं, उनके आप इसकी हामी नहीं है कि जो सिटिंग मिनिस्टर्स हैं वो रिजाइन करें और खुद को डिफेंड करें। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं किसी को कहने फैसला करे और वो वुज़रा फैसला करे। आपकी पार्टी ने कोई डिसीजन लिया इस पे? देखिए ना, हमारी पार्टी अब तक हमारे मुकदमात जो है वो जिस नौइयत के फौजदारी, उन पर अब तक तो कोर्ट्स लोकेट कर रही हैं कि हमारे केसेस है कहाँ, तो वो लोकेट होंगे और जो 5-10% केसेस हमारे ले गए रह गए, हमने कहा कि हम प्रोग्राम के एंड की जानिब आ गए। दोबारा वो इशू रेज करना चाहूंगा जो इस प्रोग्राम की आज बुनियाद बना था कि पाकिस्तानी लोगों का, पाकिस्तानी शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ कैसे यकीनी। मैं कराची के हवाले से हमने ये बात आगाज की थी, दोबारा उसी पे आ रहा हूँ। मुकामी हुकूमतों के हवाले से जो नया ऑर्डिनेंस हुआ, क्या चीजें हैं उसमें जिसमें आपके तहफ़्फ़ुज़ात जो थे, कंसर्न थे, एड्रेस कर लिए गए या नहीं हुए? नहीं, हमारे उसमें कोई कंसर्न नहीं था, एक टेक्निकल एरर था, उसको ठीक किया गया है। लेकिन उससे ज्यादा अहमियत है कि देखें, उबूरी सेटअप आ गया, एडमिनिस्ट्रेटर्स की तैनाती हो जाएंगी, वो सिर्फ सिविल सर्वेंट सूबाई मुलाजमत के नहीं होंगे, बल्कि वो मकामी मुलाजमत के भी जो होंगे हुकूमतों के, उन्हें भी
ایڈمنسٹریٹر لگایا جا سکے. یہ صرف ٹیکنیکل ایرر تھا, اس کو ٹھیک کر دیا گیا. لیکن 120 دن میں الیکشن بھی ہوں گے سندھ میں, یہ بھی اس لا کے اندر ہے جو یہ عبوری سیٹ اپ آیا ہے. تو 120 ڈیز کے اندر وہ الیکشن کروانے آپ لازم سمجھتے ہیں کہ یہ تسلسل قائم رہنا چاہیے. اور اگر کوئی قانون نیا بنانا یا ترمیم کرنی تو 2001 کا نظام جو ہے, اور پھر آئین کے آرٹیکل 140A میں بھی جو اٹانومی دی گئی ہے وہ اٹانومی کا کوانٹم برقرار رکھنا چاہیے. یہ 140A میں پروٹیکشن ہے. اور پھر سب سے بڑی بات PMLN اور پیپلز پارٹی نے جو آرٹیکل 10 ہے چارٹر آف ڈیموکریسی کا, اس میں بھی آئین کے تحت تحفظ دینے کا وعدہ کیا اس نظام کو. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کل میں نے شہباز شریف صاحب کو بھی ریمائنڈر دیا, اور آج میں نے چیئرمین جو پیپلز پارٹی, ان کو بھی میں نے کہا کہ دیکھیں کیا MKM اور پیپلز پارٹی میں اس کے اوپر ایڈمنسٹریٹرز کی تعیناتی کے اوپر مکمل اتفاق رائے ہو چکا؟ کوئی اختلاف نہیں ہے. اچھا, جب انتخابی عمل آتا ہے مقامی حکومتوں کا تو MQM صرف کراچی سے ہی فوکس کر رہی ہے یا حیدرآباد سے ہی فوکس کر رہی ہے, سکر سے ہی فوکس کر رہی ہے, ہٹ رہے ہیں وہاں سے؟ دیکھیں سندھ میں سب سے پہلے انتخابات ہوں گے, دونوں پارٹیوں نے یہ کمٹ کیا ہے, اور اس عبوری سیٹ اپ کے قانون میں بھی ہم نے یہ واضح کر دیا ہے. پنجاب میں 6 مہینے کا انہوں نے رسپائٹ لیا ہے, اور وہ 6 مہینے میں جو رد و بدل کرنا ہوگا اس نظام میں, اسی کے لیے ہم نے وہ مسودہ جا کے دیا کہ وہ کوئی اس سے بہت زیادہ مختلف قسم کا قانون نہ لے آئے. کیا آپ کی خواہش ہے پنجاب میں بھی جانے کی؟ ہے 100%. بالکل, ہم 6 ماہ کے بعد جب بلدیاتی انتخابات ہوں گے اس میں ہم حصہ لیں گے وہاں پر, کیونکہ 75% وہاں ہماری تنظیم سازی کا عمل مکمل ہو گیا, اور مارچ میں انشاءاللہ تعالی ہم ایک بہت بڑے دھوم دھڑکے کے ساتھ وہاں پر اپنی موجودگی کا اعلان کریں گے, ایک بڑے جلسے عام کے ساتھ, جو تاریخی جلسے عام. ڈاکٹر فاروق ستار صاحب, ایک آخری سوال پوچھنا چاہوں گا. MQM کو اب صرف ایک لسانی یا وہ جو لیٹ 80s یا 90s کی جماعت تھی اس شکل میں دیکھنا چاہتے ہیں, یا بڑی پروگریسو اور پورے ملک میں پھلتی پھولتی جماعت کی شکل میں؟ ہم جب ہمیں ایک لسانی یا علاقائی اسٹارٹ بحالت مجبوری لینا بھی پڑا, اس وقت بھی ہماری شرف اور فطرت میں کہیں پر ہم کوئی لسانیت کا پرچار نہیں کرنا چاہتے, نہ ہم کسی تعصب کی بنیاد پر یا پاکستان کی جو کثیر اللسانی ہمانگی اس کے فیبرک کو کوئی نقصان پہنچانا چاہتے تھے. ہم تو مظلوموں کے لیے ہم نے جو جدوجہد شروع کی. MQM کا مستقبل ایک قومی جماعت کی شکل میں نظر آتا ہے؟ MQM ایک قومی جماعت بن چکی ہے. آزاد کشمیر سے اس نے 2 نشستوں پہ انتخابات جیتے ہیں, اور حال ہی میں گلگت بلتستان کے الیکشن میں سیٹ تو ہم نے 1 جیتی ہے, لیکن ہم وہاں پر نمبر 2 سیاسی جماعت کے طور پر ووٹ کے اعتبار سے ابھر کر سامنے آئے, اور اگلا انشاءاللہ تعالی پنجاب اور سرحد بلوچستان میں بھی ہم. ڈاکٹر فاروق ستار صاحب, بہت شکریہ, پارلیمانی لیڈر